वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन की क्लास में आज जो चैप्टर है वो 1857 का रिवोल्ट है और इससे रिलेटेड हर बार प्रश्न बनते हैं। खासकर आपको ये देखना होगा कि विद्रोह का केंद्र कहाँ रहा, कौन कौन से केंद्र पर कौन नेतृत्व करता रहा और उसको दमन करने का कार्य किसने किया, और इससे रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपसे पूछे जाते हैं, इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, जीएस सेक्शन कवर कर रही हूँ। खासकर भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है आरओ एग्जाम के लिए, और इसी के साथ रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आरओ को टारगेट करते ही। यूपी पीसीएस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे अभी अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और उन्हें लग रहा है ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आप आसानी से इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकें, जो कि आपको अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पता होगा, तो आप अभी भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप अपने जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। खासकर आरओ वाले स्टूडेंट, बचा हुआ जो समय है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो ज्ञान सर ने इस चैनल पर अपलोड किया, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर आप पेड को ज्वाइन कर सकते हैं तो आप करके तैयारी कीजिए, सारा मटेरियल आपको एक जगह मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे ही सर ने समझाया उस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कोर्स से रिलेटेड जानकारी मैंने दे दी है। कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू आप जैसे भी करेंगे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 के रिवोल्ट में सबसे पहले ये देखना होगा कि विद्रोह के केंद्र क्या क्या रहे और उनके नेता कौन थे। तो सबसे पहले विद्रोह का जो केंद्र रहा, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में नेता थे जनरल बख्त खां, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इन जगहों पर कंफ्यूजन होती है क्योंकि मेन रीज़न आपको याद होते हैं, बाकी भूल जाते हैं। सुल्तानपुर में शहीद हसन थे, हरियाणा में राव तुलाराम थे, मेरठ में कदम सिंह को याद रखिएगा। कानपुर में नाना साहब नेता थे, बरेली से खान बहादुर नेतृत्व कर रहे थे, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ग्वालियर से तात्या टोपे थे, फर्रुखाबाद से नवाब तफज्जल हुसैन थे, संबलपुर से सुरेंद्र साई, मथुरा से देवी सिंह और सागर से शेख रमाजान थे। इसके अलावा देखेंगे गढ़मंडला में शंकर शाह और राजा ठाकुर प्रसाद थे, मंदसौर से नेतृत्व कर रहे थे शाहजादा हुमायूं, फिरोज शाह, और छोटा नागपुर से गोनू कर रहे थे। रायपुर में नारायण सिंह थे, बड़ौत में शाहमल थे। एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके ज़रूर तैयार कर लीजिए, मैं आपको ये स्लाइड दिखा दे रही हूँ जिसमें आपको ये दिख जाएगा, और इनको तैयार जरूर कर लीजिए। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अंग्रेज जनरल कौन कौन से था और किस क्षेत्र में। तो दिल्ली में जो ये विद्रोह हुआ, यहाँ पर लेफ्टिनेंट विलोबी था, जॉन निकोलसन था, लोफी और हडसन यहीं पर थे। कानपुर से सर ह्यू व्हीलर था और कोलिन कैम्पबेल इस विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहे थे। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम और सर कॉलिन कैम्पबेल, याद रखिएगा। झांसी में ह्यू रोज था, बनारस में कर्नल जेम्स नील थे। ये जरूर याद रखिएगा किस क्षेत्र में कौन से अंग्रेज जनरल थे, एक बार चाहे आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकोलसन, लेफी और हडसन थे। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस था, ब्रिगेडियर इंग्लिश और हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटम, सर कॉलिन कैम्पबेल। बनारस में कर्नल जेम्स नील था, कानपुर में सर ह्यू व्हीलर था, कोलिन कैम्पबेल, झांसी से सर ह्यू रोज, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि शायद आपको सुनने से ही कुछ चीज़ें याद रह जाएं। 1857 की जब क्रांति हुई तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, और इनकी जगह पर कोई और नाम लेकर के आपसे पूछ लिया जाता है और वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। याद रखिएगा, विस्कॉन्ट पाम्स्टन थे। विद्रोह का जो प्रतीक बताया जाता है वो कमल और रोटी थी। हालांकि विद्रोह पहले ही हो गया, लेकिन विद्रोह होने के आसार थे और इसकी प्लानिंग चल रही थी। वो इससे पता चलता है कि इसका जो प्रतीक था वो कमल और रोटी बनाया गया था। 1857 के विद्रोह का जो प्रत्यक्षदर्शी उर्दू शायर था, उस समय जो शायर थे वो मिर्ज़ा गालिब थे, और इस समय जो गवर्नर जनरल था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इस समय कैनिंग था। कैनिंग याद रखिएगा, ठीक है। विद्रोह के लिए कौन सा दिन निश्चित था, तो 31 मई 1857 का, ठीक है। अगला है विद्रोह में भाग न लेने वाले वर्ग कौन थे। तो यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने भाग ही नहीं लिया। एक जो
महत्वपूर्ण जनसंख्या थी वो इससे बाहर ही रही। तो अपने अपने क्षेत्र में कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे। अगर एकता नहीं होगी तो आप किसी भी विद्रोह में, जो ये विद्रोह हुआ, किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एकता की कमी रहने के कारण ये सफल नहीं रहा। देखेंगे इसमें साहूकार थे, जमींदार थे, शिक्षित वर्ग थे, किसान बहुत कम ही थे जो भाग लिए थे। और 1857 के फौज को संगठित करने के लिए पील आयोग, ये याद रखिएगा कि ये जब विद्रोह हो जाता है इसके बाद जो अंग्रेजों की जो सैनिक है उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, भारतीयों की संख्या कम कर दी जाती है उनके कंपैरिजन में। तो पील आयोग का गठन किया जाता है इस विद्रोह को दबाने के बाद में। देखिए इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स मुझे लगता है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं आपको पता होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो तथ्य दिए गए जिनसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बस वो क्लियर कर रही हूँ, एक तरह से रिवाइज करा रही हूँ। कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अब इससे भी आपको स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि इसके विद्रोह के कारण क्या थे। तो कुछ कारण थे, राजनीतिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, आर्थिक कारण थे, सैन्य कारण और कभी कभी तात्कालिक कारण पूछ लिया जाता है क्या था। तो देखेंगे राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं। तो एक तो डलहौजी की जो व्यक्तिगत नीति थी, हड़प लेता था कोई भी क्षेत्र को। और ये लास्ट वाला जो अवध से बेगम हजरत महल ये नेतृत्व कर रही थी विद्रोह का, तो यहाँ पर भी आपने देखा था इस क्षेत्र को कुशासन के आरोप लगाकर इसने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। वेलेस्ली की सहायक संधि भी एक राजनीतिक ये कारण बन गई क्योंकि ये सहायक संधि उन पर थोप दी जाती थी। बहादुर शाह जफर के साथ इन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया था। अवध का विलय मैंने अभी बताया इन्होंने कर लिया था। प्रशासनिक कारण देखिए क्या था, अंग्रेजी का प्रसार और देसी भाषाओं की उपेक्षा। तो आपको पता है किस तरह अत्याचार करते थे, अपने आप को सर्वोपरि मानते थे और जो यहाँ के इंडियंस थे उनको डॉग कह करके बुलाते थे, मतलब कुछ समझते ही नहीं थे। ब्रिटिश शासन के दमनकारी जो कानून थे, बीच बीच में अजीब अजीब से कानून लाया करते थे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण निकल के आता है जो उन लोगों को लगा कि यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहा कि सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था, ईसाई मिशनरियों को संरक्षण दिया, हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं का उपहास उड़ाया था, भारतीयों को हे दृष्टि से देखना, अंग्रेजों का बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना। देखिए इन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जो कि यहाँ पे कुप्रथा थी, लेकिन जो यहाँ के व्यक्ति थे उन्हें तो वो ये इनकी प्रथाएं चल रही थी और इन्होंने उसको रोक दिया। जैसे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अब आप कहेंगे मैम ये तो एक अच्छी चीज़ की थी उन्होंने, लेकिन जो उस समय की जो जनता थी उनके हिसाब से तो ये उनके में चली आ रही प्रथाएं हैं और उसको इन्होंने बंद किया। तो उनको लगा कि ये हमारे में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, वो भी इसलिए इन्होंने दिया कि विधवा विवाह को रोकते हैं तो यहाँ पर क्या थे, अंग्रेज उन विधवाओं से विवाह कर लेते थे फिर अपना रुक जाते, जैसे पुर्तगालियों ने यही शुरू किया था, ठीक है। और क्या कर रहे थे, ईसाई मिशनरी लाए थे, मतलब ये धर्मांतरण बहुत करवा रहे थे। तो यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म थे इनका उपहास उड़ाते थे और ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए बोलते थे। भारतीयों को तो नीच दृष्टि से देखते ही थे और इनका जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार था ये भी बहुत गलत था। तो ये भी एक कारण था वहाँ पर। आर्थिक कारण क्या था कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियाँ थी, भारतीय उद्योगों का इन्होंने नाश किया, गरीब और भुखमरी की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, अंग्रेजों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार और जबरदस्त जो इनकी लूट थी। सैन्य कारण क्या रहे, तो अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था, इनके जाति और धार्मिक चिन्हों पर रोक लगाई जाती थी, जैसे कि टीका नहीं लगा सकते हैं ना, तो ये हिंदू धर्म हो गए या सिख धर्म हो गए, तो इनको मना किया जाता था इनके जो धार्मिक चिन्ह हैं उनके उपयोग से। सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव था, जैसे कि पदोन्नति करनी है, किसी की नियुक्ति करनी है तो अंग्रेजों को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी, भारतीयों को कम दी जाती थी। तात्कालिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विद्रोह शुरू होने का कारण ही यही था कि पुरानी ब्राउन बैज जो बंदूक थी इसके स्थान पर अब आ गई एनफील्ड राइफल। इसका प्रयोग और इसके जो कारतूस हैं इसमें सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई थी। तो गाय की चर्बी आपको पता है हिंदुओं के लिए गलत हो गया और जो सुअर की चर्बी वो मुस्लिमों के लिए गलत हो गया। तो दोनों ने इनकार कर दिया इसके प्रयोग से कि यहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक तरह से यही हो गया कि इनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ कारण है, इनको याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। अब ये असफल क्यों हुआ, पहले तो हमने कारण देखा 1857 रिवोल्ट के कारण क्या थे, अब ये क्यों असफल रहा ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण, पहला तो यही था कि विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल ना होना, साहूकार, जमींदार, कुछ किसान सब सम्मिलित ही नहीं हुए इस विद्रोह में और अंग्रेजों के साथ मिल गए वो अलग से। तो सहायक साधनों का अभाव था यहाँ पर।
एक संगठित और एकबद्ध विचारधारा का अभाव था यहाँ पर। संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो पाया, अनियंत्रित और खराब संगठन था। कोई नेतृत्व करने वाला सही था ही नहीं। इन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर, वो खुद इतना बूढ़ा हो चुका था, वो खुद युद्ध के लिए शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती जनता ने उसको अपना नेता बना लिया, तो फिर उसने नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन वो एक ठीक नेतृत्व ही नहीं मिल पाया। तो जगह जगह अलग अलग क्षेत्रों में अपनी तरह से ये विद्रोह हो रहा था। अब देखेंगे इसके परिणाम क्या हुए। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात पहला मुख्य परिवर्तन क्या था कि भारत शासन अधिनियम आया। देखिए, कंपनी तो चाहती थी, मतलब क्राउन जो ब्रिटिश सरकार है वो तो चाहती थी कि कंपनी कुछ ऐसा करे और उसे हम यहाँ से खत्म करें, क्योंकि 1813 में जो चार्टर आया उसके तहत इन्होंने जो कंपनी का एकाधिकार था वो कम कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ों पर रखा, जैसे चाय हो गया, ठीक है, इस पे इन्होंने रखा। चीनियों के साथ व्यापार छोड़ दिया, कहा ठीक है आप कर सकते हैं, अफीम वगैरह, तो इन पर एकाधिकार बना रहे, लेकिन बाकी सब खत्म कर दिया। 1833 में अब कंपनी का पूर्ण रूप से एकाधिकार खत्म हो गया कि केवल तुम ही नहीं हो यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो क्राउन ने क्या किया कि इतना बड़ा विद्रोह हो गया तो उनको मौका भी मिल गया। उन्होंने लाया भारत शासन अधिनियम 1858, और अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास ये भारत चला गया। तो अब ब्रिटिश क्राउन क्या बोलता है कि आप परेशान मत हो, अभी तक जो आपका शोषण हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, आप हमारे पास आ रहे हो, आप हमारी जनता हो, हम आपका जो ये हड़प की नीति है, ये जो डलहौजी की आई, ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी राजा ने अपना जो क्षेत्र है उसमें दत्तक पुत्र लिया, उनका कोई पुत्र नहीं है, उन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानती थी, वो अपने में मिला लेते थे, वो कहते थे ये राजकुमार नहीं होंगे या इनके क्षेत्र में शासन उत्तराधिकार नहीं मानते थे उनका, लेकिन क्राउन ने कहा हम मानेंगे। तो जो भी चीज़ें इन्होंने की थी वो 1858 के विद्रोह के, मतलब 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसके तहत ये खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था। तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ था दरबार, तो इसमें कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया, इसमें भारत में जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त किया गया और प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के अधीन कर दिया गया। फैक्ट यहाँ पर यह बनता है कि ये उद्घोषणा कब हुई, 1 नवंबर 1858 को, किसने की थी, तो कैनिंग ने की थी। यही कैनिंग आगे क्या बन जाता है, वायसराय का पद। अब बोले ये गवर्नर जनरल वाला पद नहीं है, अभी वायसराय का पद बनेगा, ठीक है। और भी कुछ व्यक्ति इसमें जोड़े जाते हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब इनके घोषणा पत्र में क्या क्या बात कही गई थी वो भी देख लीजिए। तो भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, और पहला वायसराय कौन बना, कैनिंग। कैनिंग के समय पे ही ये विद्रोह भी हुआ, जो कि गवर्नर जनरल था, ये अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय बन जाता है। ब्रिटिश सरकार अब भारत में प्रत्येक मामले के लिए उत्तरदायी हो गई। इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान हो गया, मतलब कि एक राज्य सचिव भी बनाया गया, एक पद और नया जोड़ा गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में एक राज्य सचिव का प्रावधान कब किया गया, तो आपको कई सारे चार्टर दिया जा सकता है, 1909 का, 1835 का, 1833, ऐसे करके कंफ्यूज कर देगा। आपको याद रखना है जो 1858 का नियम है उसके तहत हुआ। स्थानीय राजाओं के अधिकार व सम्मान को संरक्षण दिया गया। डलहौजी की जो व्यवगत नीति थी इसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय सैनिकों व अंग्रेज सैनिकों का जो अनुपात था, अपील आयोग बना, उसने क्या बताया, 5:1 था, मतलब 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज होता था, घटाया गया इसको, अब 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज कर दिया गया, ऐसे सैनिकों की संख्या रखी गई। तो ये आप देख सकते हैं, ये घोषणा पत्र में बदलाव किए गए। 1857 से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने, कुछ फैक्ट्स आज देखे, क्योंकि आरओ का एग्जाम जो है तथ्यात्मक ज़्यादा है, तो आपसे डेट या फिर आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती है एक 1 लाइनर के फॉर्म में, या फिर आपसे स्टेटमेंट बन के भी अब प्रश्न ज़्यादा आते हैं, 2-3 स्टेटमेंट देकर भी पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको जरा सी भी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नंबर्स आपके सामने हैं, जो भी बच्चे पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं वो इन पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैं मिलती हूँ इसी टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।